नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस साजिश की करेंगे जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बुनी जा रही है और मैं यूं कहूं कि बकायदे प्यादे बिठा दिए गए हैं। और ये जो खेल है ये बहुत बड़ा है। अब ये जो बात हो रही है वो अनायास नहीं हो रही है। आपको मैं घटनाक्रम बताता हूं और थोड़ा उसे समझिए कि किस तरीके से ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा है, रचा जा रहा है उस एक व्यक्ति के खिलाफ जो पूरे दमखम के साथ खड़ा है, उन ताकतों के खिलाफ जो ताकतें हिंदुस्तान को एक तरीके से कहा जाए कि अस्थिरता में झोंक देना चाहती हैं। और ये बात जो है आप कहेंगे कि अचानक कहां से उठ गई। साहब, ये अचानक नहीं उठी। ये जिस तरह से वेल प्लान्ड चल रहा है वो असल में एक तरह से कहा जाए कि एक पैटर्न उसमें निकलकर सामने आ रहा है और वो पैटर्न ही है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि साहब ये साजिश बड़ी है। अब आप बड़े अनमने ढंग से कहेंगे कि आप कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा जो है ठंड रखिए और मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आखिर में ये जो पूरा खेल है वो किस तरीके से बुना गया है। आपको दो तीन चीजें ख्याल में होंगी कि किस तरह से 2024 के पहले यानी 2023 से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाने का पूरा एक कहे कि एक सिस्टम तैयार किया गया। जो सिस्टम इस बात को लेकर आगे चल रहा था कि साहब ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये अगर आते हैं तीसरी बार चुनकर तो ये संविधान को बदल देंगे और लोकतंत्र को जो है ताक पर रख देंगे। ये दो नैरेटिव रहे जो उस समय बुने गए। लेकिन क्या हुआ कि उस नैरेटिव का हश्र ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। अब नहीं रोक पाए और प्रधानमंत्री ये समझ गए कि किस तरीके का ताना बाना है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने शपथ वगैरह ले ली और संसद में यानी आप कहें कि लोकसभा में जो नए सांसद चुनकर आए, क्योंकि जब आप चुनकर आते हैं तो आपकी शपथ होती है, तो उस शपथ के बाद उनका भाषण होता है जिसमें वो कहते हैं कि इकोसिस्टम को इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। तो इकोसिस्टम पर नकेल कसी जाने लगी। क्यों? क्योंकि पीएम ये जान रहे थे कि ये जो पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया संविधान बदलने वाला, ये आपने कभी सोचा कि संविधान बदलने वाला नैरेटिव क्यों खड़ा किया गया? और आज क्यों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहा जाए कि दलित और वंचित के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो उसे एक आप एक तरह से कहें कि जातीय चश्मे में डाला जा रहा है। यह आपने सोचा कभी? मैं आपको इसे थोड़ा समझाता हूं, फिर जिस तरह से ये पैटर्न आगे चल रहा है उस पर जो है विस्तार से बात करता हूं। यह संविधान बदल देने वाला नैरेटिव क्यों छेड़ा गया? यह नैरेटिव इसलिए छेड़ा गया क्योंकि जो दलित समाज नरेंद्र मोदी के पीछे लामबंद हुआ उसे तोड़ा जाए। और उसको तोड़ने का सीधा सीधा एक तरीका यह रहा कि साहब संविधान बदलने का मतलब आपका आरक्षण खतरे में आ जाएगा। अब आपका आरक्षण खतरे में आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इन्हें हटाना पड़ेगा। साहब, पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगाया गया। वो जोर इनका विफल रहा। जब इनका जोर विफल रहा तो इन्होंने दूसरा नैरेटिव शुरू किया कि देखिए ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये दरअसल अब अपने कोर को छोड़कर भाग रहे हैं। और देखिए किसके पीछे भाग रहे हैं, ये जो समाज का दलित और वंचित तबका है उसकी बड़ी वकालत कर रहे हैं। अब आप यहां विरोधाभास देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मैं कहूं कि उनकी अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ पहले यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि साहब ये जो सरकार है ये आरक्षण विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ठीक, ये पूरा विमर्श तैयार किया जाने लगा। और इस विमर्श के पीछे का बस एक ही कारण रहा कि किसी तरीके से जो ओबीसी एसटी एससी का जो वोट इनके पीछे लामबंद होता है उसको नरेंद्र मोदी से तोड़ा जाए। साहब ये लोग विफल हो गए। जब ये लोग विफल हो गए तो अब क्या करें? देखिए, पहले तो इन्होंने साबित करने में लग गए कि साहब ये दलित विरोधी है।
अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को सर पे रख ले रहे हैं और संविधान के आगे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, तो इनका नैरेटिव जो है वो तो साहब ध्वस्त हो रहा है। जब ध्वस्त हो रहा है तो अगला हमला क्या हुआ कि साहब अगला हमला कोर पर करो। और ये ध्यान रखिएगा कि कोर पर हमला करने का मतलब जो नरेंद्र मोदी के साथ लामबंद है और जो लगातार यानी आप कहें कि दशकों से बीजेपी के साथ, संघ के साथ खड़ा है, उसको तोड़ा जाए। तो उसको तोड़ने के लिए जहर जो है वो बोया जाना शुरू कर दिया गया। और वो जहर क्या था कि देखिए साहब, ये आपके विरोधी हैं। आप ये ध्यान रखिए, जो लोग नील कमल की बात कर रहे हैं कि नीला कमल, आप सोचिए कि किस तरीके से चीजें बढ़ाई जा रही हैं। और जो लोग तब सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री को दलित विरोधी साबित कर देंगे, अब वो इसमें लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री सामान्य वर्ग विरोधी है। आप देखिए खेल गजब चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आप एल्गोरिदम देखिए किस तरह से सेट हो रखा है। एल्गोरिदम जो है वो उन खबरों को बड़े आराम से आगे ले जाता है जहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान है वो अभियान चल रहा हो। आप देख लीजिए, जो भी इस तरह के बड़े बड़े मूर्धन्य लोग हैं, आप जरा जाकर देखिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि साहब इनको लगा कि साहब हमने जो इनका कोर है उस पर तो चोट कर दी, और जो एक तरह से कहा जाए कि तकनीकी ताना बाना है एल्गोरिदम के जरिए, उसको बढ़िया ठीक ठाक सेट कर दिया गया। और देखिए एल्गोरिदम पर बाकायदे रिसर्च हो चुकी है कि किस तरीके से जो अमेरिकी सरकार है वो अपने हितलाभ के लिहाज से चीजों को रीसेट करती है। और ऐसा नहीं है कि सब ये खाली रीसेट करती है, नहीं, पहले रीसेट करती है, वो पूरा मनोभाव तैयार करती है, उसके बाद में अपने लोगों को उतारा जाता है। आपको ध्यान होगा कि कैसे वो यूक्रेनियन नागरिक के साथ इनका CIA का एजेंट धरा गया था। वो क्या करने के लिए आया था? वो इसीलिए आया था कि एक बारगी इन्होंने एक जनमानस तैयार किया। अब उस जनमानस को भुनाने के लिए वो जो जनमानस है, जो ये सोच रहा है कि नहीं चीजें गड़बड़ हो रही हैं, उसको एक तरह से कहा जाए कि उकसाने के लिए ग्राउंड पर लोग उतारे गए। अब ये अलग बात है कि जब लोग ग्राउंड पर उतरे तो उनको धर लिया गया। अब इन्होंने देखा कि साहब धर लिया गया, और जो ये विमर्श चला रहे हैं, वो विमर्श यानी समाज में विभाजन वाला विमर्श, वो विमर्श जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। तब क्या हुआ? तब अगला हमला ये शुरू हुआ कि साहब किस तरीके से प्रधानमंत्री का चरित्र हनन किया जाए। और उस चरित्र हनन को बाकायदे आप देखिए, जो PM पर, देखिए मैं एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को सहमत होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। देखिए क्या है ना कि पॉलिटिकली जिसको जो करना हो वो करना चाहिए, लेकिन ये जो चरित्र हनन का खेल है वो बहुत ठीक नहीं है। पहले आपने कहा कि साहब ये दलित विरोधी है, नहीं चला। अब आप कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग विरोधी, ये भी नहीं चल रहा है। जो पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि कोई भी ताना बाना, कोई भी दांव इनका नहीं उतर रहा है। तो इन्होंने कहा कि साहब चरित्र हनन ही कर दो। अब वहां भी चीजें जो है वो सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक तबका है जो उसको लेकर आप एक तरह से कहें कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि वो जो PM के साथ लामबंद है वो कहीं इधर उधर हिल रहे हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि उनमें नाराजगी नहीं है, वो नाराज हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा जो कर रही है वो दरअसल हिंदुत्व और सनातन के लिए कर रही है, उस अम्ब्रेला के लिए कर रही है जिस अम्ब्रेला में वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है। ठीक है साहब, तो इन्होंने कोशिश की। अच्छा, ये सारी कोशिश चल रही थी, उसी दरमियान क्या हुआ कि अब विमर्श जो विमर्श गढ़ा जा रहा है उसको इंटेंसिफाई कैसे किया जाए, तो उसको इंटेंसिफाई करने के लिए एक और विमर्श खड़ा किया गया कि देखिए साहब इन्होंने तो अपनी विदेश नीति ही गिरवी रख दी है। ये जो है पूरा एक तरह से कहा जाए कि ताना बाना इसमें और ऐड ऑन किया गया, और उस ऐड ऑन में ये आप एक तरह से लिख कर और मान कर चलिए कि जो ईरान क्राइसिस हुआ वो दरअसल ईरान क्राइसिस उसी विमर्श को और इंटेंसिफाई करना था। क्योंकि पहले से सब कुछ सेट हो रखा है, सारी चीजें जो हैं वो बना दी गई हैं, विमर्श तैयार कर दिया गया है। अब जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, अगर उन मूलभूत जरूरत की चीजों पर
पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आप देखिए यह भी कवायद शुरू हुई, लेकिन हिंदुस्तान की जनता है कमाल की है, ये कहती है कि हम सब झेल लेंगे, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी तीसरे का हस्तक्षेप हमको मंजूर नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ है, यह जो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है, उस संबोधन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। शायद वो लोग भूल गए हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये तो कोई राष्ट्र के नाम संबोधन थोड़े था, ये तो एक तरह से पब्लिक रैली थी। आप ये समझ कर चलिए और मान कर चलिए कि वो उस पाप को भूल गए हैं जो पीछे की सरकार ने किया। वो पूरी सरकार ही किसके पक्ष और किसके खिलाफ थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टर RBS मनी की किताब है, उस किताब को पढ़िए, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। तो अपना कहना यह है कि कुल मिलाकर एक नरेटिव गढ़ा जाने लगा, और वो नरेटिव इस बात को लेकर था कि देखिए साहब, जो नरेंद्र मोदी है ना, ये इनके बस की बात नहीं है। और जो कसर रही उसको पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान काफी रहा। डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लग गए। आपने कभी सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप क्यों नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं? उसका कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा जो वर्ल्ड का ग्लोबल ऑर्डर है उसे नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बदल नहीं दिया, बल्कि इन सूरमाओं को चौंका भी दिया। क्योंकि साहब, पाकिस्तान के पास चीन का भी साजो सामान है और अमेरिका का भी साजो सामान है। भारत ने इन दोनों देशों को, जो अपने आप को सुपर मानते हैं तकनीकी में, और खासतौर से अमेरिका, उन सबको धत्ता बताते हुए वो जहां बैठे हैं और जो उनका हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, उन सबको धूल चटा दी। आप इसका मतलब समझते हैं? धूल चटा दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। यानी भारत ने जो विश्व का डिफेंस मार्केट है, उस डिफेंस मार्केट में एक मजबूत चहलकदमी कर दी ऐसा करके। क्यों भैया? देखिए, हथियार वही खरीदे जाते हैं जो टेस्टेड हो और ट्रस्टेड हो। तो ट्रस्ट तभी होगा जब उसका युद्ध में टेस्ट हुआ हो। भारत के सारे हथियारों का टेस्ट हो गया ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो ट्रस्टेड भी होगा और टेस्टेड भी हो गए। अब साहब देखिए, भारत खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डिफेंस मार्केट में एक लंबी, जो आप एक तरह से कहें कि प्रतिस्पर्धा के लिए, और मजबूत प्रतिस्पर्धा के लिए। अब उनके सामान के सामने भारत का सामान तो सस्ता है, तो मार्केटिंग की बड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम करने लगे, वो बात इन लोगों को खटकने लगी। और फिर उस पर देखिए, फिर साहब अपने ही मन से वहां से आदेश जारी किया जाता है। आप जो नाराजगी है, जो आग्रह है, जो पूरा आग्रह है, उसको दूर रखिए और सोचिए, खुद बैठकर सोचिए कि भैया भारत ने पूछा कि हम रूस से तेल खरीदें कि ना खरीदें, भारत ने पूछा कि हम ईरान से तेल खरीदें कि ना खरीदें। आपने यूनिलैटरल सब बोल दिया, आपने यूनिलैटरल बोल दिया तो हमने भी कह दिया कि हमको जहां से ठीक लगेगा हम खरीदेंगे। लेकिन इस बात को इस तौर पर और इस रूप में नहीं रहने दिया गया, और न इस संदर्भ में इसे देखा जाने दिया गया। इसके लिए जो लोग एक अलग तरीके का संदर्भ और विमर्श गढ़ रहे थे, उनको उठा उठाकर दर्शकों के सामने रखा गया और एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। मुझे ये स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है कि उस तरह के माहौल का मैं भी कुछ पल के लिए शिकार हो गया, और मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा, विचार किया, तमाम सारी चीजों को देखा, और तब जो है मुझे लगा कि नहीं साहब, ये तो अलग ही किस्म का खेल चल रहा है, और ये खेल सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री, सरकार कह रही है कि हमको पता नहीं था कि इस तरह का जो है यूजीसी रेगुलेशन जैसा काला कानून कौन लेकर आया। लेकिन विमर्श इतना बड़ा है कि वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं भी एक समय में उस आप ये कहें कि जाल में फंसा हुआ था। ये ट्रैप है, और ये ट्रैप उस कोर को बिदकाने का है जो कोर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। क्योंकि वही अगर नाराज हो जाएगा, वही दूर हो जाएगा, तो जिस विमर्श को
अमेरिका खड़ा करना चाहता है भारत के भीतर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो विमर्श खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कि यहां कोई भी जो चीज है वो एक प्रक्रिया के तहत होती है, और वो प्रक्रिया है चुनाव। उस चुनाव के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को हटाया जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि ऐसा एक ताना बाना तैयार किया जाए जिस ताने बाने में खुद जनता को लगने लगे कि नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, और फिर जो है उनकी जो मुहिम है वो पूरी हो जाए। लेकिन आप देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता इनसे ज्यादा समझदार निकली, या हम कहें हमसे आपसे ज्यादा समझदार निकली, जो इस तरह से वो बाहर आई बीजेपी के पक्ष में। तो इसलिए देखिए, खेल बड़ा चल रहा है, और खेल बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, क्योंकि सबकी नजर भारत पर है, भारत के बाजार पर है। और नरेंद्र मोदी ने अंगद का पांव रख दिया है कि हिलने नहीं दूंगा, साजिश चाहे जितना कर लो। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।